हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में। ये हमारा मतलब लास्ट चैप्टर है, उसी का आज फाइनल पार्ट है। ठीक है, तो इसमें आज जो हम बात करेंगे ये बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास में जो भी हमारी मतलब कुछ जो भी हमारे वंश बच जाते हैं उन्हीं का अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। तो इससे पहले की क्लास जो भी सारी हो चुकी हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप सहजता पूर्वक पहले उन सारी क्लासों को अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हमने अध्ययन करना है वो दक्षिण भारत के इतिहास में देखते हैं। सर्वप्रथम इससे पहले हम लोगों ने क्या बात की, पहले उसका बात करते हैं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं इसी में जो हम लोगों ने बात की थी इससे पहले की क्लास में, वो हम लोगों ने बात की थी यार, थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने चोलों की बात की थी, पहलवों की बात की थी एंड उसमें चोलों में हम लोगों ने चालुक्यों में हम लोगों ने वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य। तो इस तरीके के जो भी हमारे वंश थे दक्षिण भारत के इतिहास में, उन सारे के सारे वंशों का हमने अध्ययन किया बड़े ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो क्लास यार आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। तो क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करना बनता है बोस। ठीक है, बाकी आज जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे इसी में हम लोग राष्ट्रकूटों का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रकूटों के बाद हम लोग कल्याणी के चालुक्य जो आते हैं उनका अध्ययन करेंगे एंड कल्याणी के चालुक्यों के पश्चात में हम लोग चोल वंश का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं तीन राजवंशों के संदर्भ में आज की क्लास हमारी पूरी की पूरी क्या होगी, बेस्ड होगी। देखते हैं इसी में सर्वप्रथम जो बात करेंगे वो राष्ट्रकूटों के संदर्भ में बात करते हैं। तो इससे पहले की क्लास देख लीजिएगा एंड उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। राष्ट्रकूटों के संदर्भ में इसकी बात करते हैं हम। ये राष्ट्रकूटों का जो भी हमारा क्षेत्र आता है इसको यार अगर हम मैप में प्रदर्शित करना चाहें, मैप में अगर हम इसको प्रदर्शित करना चाहें तो ये हमारा जो भी क्षेत्र आता है महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र ये पूर्णतः हमारा राष्ट्रकूटों का होता है। और फाइनली जब ये हमारे वातापी के चालुक्य अर्थात वातापी के चालुक्यों को परास्त करके ये हमारे क्या करते हैं, राष्ट्रकूट अपने साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं इनका जो साम्राज्य था वो पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटका का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का जो भी हमारा क्षेत्र आता है ये पूरा का पूरा राष्ट्रकूटों के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो बात करते हैं इसी राष्ट्रकूट में, इनमें जो हमारा मतलब एक प्रकार से यही बोले कि वातापी के चालुक्यों को या वातापी के जो भी हमारे चालुक्य होते हैं उनके पतन के पश्चात में या उनकी समाप्ति के पश्चात में इस क्षेत्र में अर्थात महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक हमारा नया राजवंश देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग राष्ट्रकूट के नाम से भी जानते हैं। और इस राष्ट्रकूट में जो भी हमारा शासक था, पहला शासक जिसने इस वंश की स्थापना की थी या अपने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, उसको हम लोग दंती दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा था कौन, यानी दंती दुर्ग के द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूटों की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसी के संदर्भ में हम लोग यार इससे पहले की क्लास में बात कर चुके हैं या बड़े ही बेहतरीन तरीके से मैंने यार पहले ही बोला इससे पहले की क्लास में
कि ये जो सारे के सारे वंश हम अध्ययन कर रहे हैं ये संगम वंश के पश्चात में या संगम काल के पश्चात में उभरने वाले नए नए छोटे छोटे राजवंश हैं हमारे, ठीक है, जो कि हमारे उतने मायने नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी अध्ययन की दृष्टि से यार थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस कारणवश हम इनका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और इनका जो समय अवधि था पूर्णतः यानी जो भी हमारे पहलव आते हैं, पहलव के पश्चात में जो भी हमारे एक प्रकार से बोले चालुक्य आते हैं, चालुक्यों में वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य एंड तत्पश्चात राष्ट्रकूट आते हैं, राष्ट्रकूट के बाद फिर से चालुक्य आते हैं जिनको हम कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानते हैं एंड उसी के पश्चात में हमारे चोल आते हैं और उन्हीं के पश्चात में ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और ये जो नए नए छोटे छोटे राजवंश होते हैं ये हमारे एक प्रकार से बोले तो 500 ईस्वी से लेकर के या 550 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी के मध्य की ये सारी की सारी घटना है हमारी प्राचीन इतिहास के अंतर्गत, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड भी हमको क्या करना है, याद रखना है। तो इसी में ये जो हमारे दंती दुर्ग होते हैं ये राष्ट्रकूटों के संस्थापक के तौर पे देखे जाते हैं। फिलहाल में ये जो दंती दुर्ग था ये उतना महत्वपूर्ण शासक के तौर पे नहीं देखा गया, इसने केवल और केवल स्थानीय स्तर पे या एक प्रकार से बोले तो ये अपने साम्राज्य को केवल एक स्थायित्व प्रदान करता है और उतना तेजी से इसका विस्तारीकरण या अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान नहीं कर पाता है, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या प्राचीन इतिहास के अंतर्गत की है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं की है, ठीक है। तो दंती दुर्ग के संदर्भ में इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है एंड इसी के पश्चात में ये अपनी एक राजधानी बनाता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में जिसको हम लोग मान्य खेत के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना है, मान्य खेत के नाम से जानते हैं। ये राष्ट्रकूटों की क्या थी, राजधानी थी एंड यार इन्हीं के संदर्भ में और भी कई सारी बातें प्रचलित हैं कि इसके पश्चात में कई अन्य शासक भी आते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होते हैं। दंती दुर्ग को छोड़ करके भी इनके कई प्रमुख शासक आते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तारीकरण किया, उसका स्थायित्व प्रदान किया और एक मजबूत साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। देखते हैं ऐसे कौन कौन से शासक आते हैं इस राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंतर्गत या राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत जिन्होंने अपने साम्राज्य को स्थायित्वता प्रदान करने का प्रयास किया। तो देखते हैं प्रमुख शासकों के संदर्भ में, प्रमुख शासकों के संदर्भ में यानी कौन कौन से हमारे प्रमुख शासक आते हैं इन राष्ट्रकूटों में। तो सर्वप्रथम जो हम बात करेंगे ये दंती दुर्ग तो था ही, दंती दुर्ग तो था ही एंड इसी के पश्चात में हम बात करते हैं कृष्णा प्रथम की बात करते हैं, कृष्णा प्रथम की बात करते हैं एंड इसी के पश्चात में एक शासक था हमारा ध्रुव, ध्रुव के पश्चात में आता है हमारा गोविंद नाम का, ये भी हमने याद रखना है एंड गोविंद के पश्चात हम लोग अमोघ वर्धन के नाम से जानते हैं, अमोघ वर्ष के नाम से जानते हैं एंड इसी के पश्चात में एक शासक हमारा आता है कृष्णा, कृष्णा द्वितीय, कृष्णा द्वितीय एंड एक शासक और आता है जिसको कृष्णा तृतीय के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे कुछ ऐसे प्रमुख शासक हैं जो कि राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत अपने साम्राज्य को स्थापित करते हैं और अपना साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात में अपने साम्राज्य को एक सुदृढ़ता भी प्रदान करते हैं, यानी एक सुदृढ़ रूप से अपने साम्राज्य का स्थायित्व प्रदान करते हैं और उसी के पश्चात में एक मतलब मजबूत शासन बनाने का प्रयास करते हैं। और इसमें जो सबसे प्रमुख शासक होता है हमारा वो हमारा कृष्णा प्रथम होता है, ये सबसे
प्रमुख शासक था राष्ट्रकूटों का। एंड इसी के संदर्भ में एक बात हम लोगों ने और याद रखनी है कि ये जो कृष्णा तृतीय है ये राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक था, इसको भी हमने याद रखना है। यानी राष्ट्रकूटों के संदर्भ में सबसे अंतिम शासक कौन था, तो ये था हमारा कृष्णा तृतीय। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। इसमें कृष्ण नाम के 3 प्रमुख शासक हमारे आते हैं, कृष्णा प्रथम, कृष्णा द्वितीय एंड कृष्णा तृतीय। और यही वो तृतीय शासक है जो कि हमारा एक प्रकार से बोले तो राष्ट्रकूटों के संदर्भ में अंतिम शासक के तौर पे देखा गया। और ये अंतिम शासक के तौर पे तो देखा ही गया, इसके साम्राज्य में जब इसका साम्राज्य चल रहा होता है, इसका शासन काल चल रहा होता है, अर्थात कृष्णा तृतीय का शासन काल जब चल रहा होता है, तो इसी के दरबार में एक हमारा एक प्रकार से बोले तो कन्नड़ कवि रहता था, जिसने शांति पुराण की रचना की है, काफी महत्वपूर्ण है। इसी के दरबार में एक कन्नड़ कवि रहता था, कन्नड़ कवि रहता था जिसने शांति पुराण की रचना की है, तो इसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, एंड इसी के संदर्भ में यार कई सारे ऐसे शासक आते हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश को आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया, और इसको मतलब इतिहासकारों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से प्राचीन इतिहास में दर्ज भी किया। ठीक है, और ये जो हम लोगों ने पहले बात की थी कि कृष्णा प्रथम जो है ये सबसे प्रमुख शासक के तौर पे देखे जाते हैं, तो क्यों देखे जाते हैं, ऐसा क्या कारण था कि कृष्णा प्रथम को ही सर्वप्रथम तवज्जो दी गई या इनको प्रमुख शासक के तौर पे देखा गया। तो इनके संदर्भ में इतिहासकारों ने ये बोला है कि कृष्णा प्रथम को सबसे प्रमुख शासक के तौर पे इसलिए महत्वता दी गई इतिहास के अंतर्गत क्योंकि इन्होंने यार एलोरा की जो भी हमारी गुफाएं हैं, या एलोरा में एक प्रकार से बोले एलोरा में एक प्रकार से एक मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णा प्रथम के द्वारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था, कृष्णा प्रथम के द्वारा। इसको भी हमने याद रखना है, कृष्णा प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्णा प्रथम ने। कहां पे करवाया, एलोरा में। यानी एलोरा की जो भी हमारी गुफाएं हैं, और ये एलोरा की गुफाएं कहां पाई जाती हैं, तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये हमारी गुफाएं स्थित है। और इसमें यार काफी सारी बातें बोली गई हैं कि ये जो हमारा कैलाश मंदिर है इसको एक एकाश्म मंदिर की संज्ञा भी इतिहासकारों ने दी है। एकाश्म मंदिर से क्या तात्पर्य है, एकाश्म मंदिर से ये तात्पर्य है कि एक ही पत्थर से बनाए गए मंदिर की संज्ञा दी गई है। यानी पूरा का पूरा जो हमारे मंदिर का निर्माण किया गया वो एक ही पत्थर से निर्मित मंदिर था ये, जिस कारणवश इतिहासकारों ने इस पूरे कैलाश मंदिर को एकाश्म मंदिर की संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में ये जब हमारा कृष्णा प्रथम के बाद में ध्रुव आता है, अपनी शासन को या सत्ता को स्थापित करता है, तो ये जो ध्रुव आता है ये ध्रुव काफी इंपॉर्टेंट इस कारणवश हो जाता है इस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत राष्ट्रकूट साम्राज्य में, क्योंकि अभी आगे चल के हम लोग बंगाल पढ़ेंगे। एक चैप्टर थोड़ा सा और बचता है, छोटा सा ही है, जो कि उसमें हम लोग बंगाल के विजय के बारे में पढ़ेंगे, बंगाल विजय। ठीक है, तो उसमें यार क्या होता है कि एक हमारा युद्ध होता है जिसको हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं, जिसमें एक तरफ से राष्ट्रकूट, एक तरफ से पाल वंश, एक तरफ से हमारे प्रतिहार वंश, ये तीनों मिलकर के एक ही क्षेत्र को जीतने के लिए या एक ही क्षेत्र में अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए मतलब संघर्ष करते हैं आपस में। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसका अध्ययन आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तो उस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राष्ट्रकूटों की तरफ से भाग लेने वाला शासक था वो था हमारा ध्रुव। ये ध्रुव राष्ट्रकूट साम्राज्य का ऐसा शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था राष्ट्रकूटों की तरफ से। ठीक है, इसी कारणवश ये हमारा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड इसी के पश्चात में और बात करें तो ये जो हमारे राष्ट्रकूट होते हैं धीरे धीरे इनका शासनकाल आगे बढ़ता है और ये जो राष्ट्रकूट हैं इनको भी अगर एक प्रकार से बोले तो ये भी मतलब इनके साम्राज्य में भी इस समय कई सारे ऐसे धर्म होते हैं जो कि कई सारे समाज में या काफी समाज में उनका प्रचलन होता है इनके समय में। और ये भी बोला जाता है राष्ट्रकूटों के समय में शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरीके के कई ऐसे अन्य धर्म थे जो कि राष्ट्रकूटों के समय में उभर रहे थे दक्षिण भारत में। तो जो राष्ट्रकूट होते हैं ये इन सभी धर्मों को प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए और एक तरीके से बोले तो प्रोत्साहित करने के साथ साथ में इनकी जो कला और संस्कृतियां थी सभी धर्मों से जुड़ी हुई उनका प्रोत्साहन भी किया करते थे। तो इतनी सारी चीजें भी हमको याद रखनी है और इन्हीं के संदर्भ में यार ये भी बोला गया है कि जो भी एक प्रकार से बोले जो मंदिर हमको प्राप्त हुए हैं एलोरा की मंदिर जो कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में ये हमारा वैष्णव धर्म आता है। तो इस तरीके की जो भी कला एवं संस्कृति है इसका जो व्याख्यान या जो हमको प्रमाण प्राप्त होता है वो एलोरा की गुफाओं से प्राप्त होता है जो कि सबसे अच्छा उदाहरण माना जा सकता है इस राष्ट्रकूटों के संदर्भ में। इन राष्ट्रकूटों ने ही महाराष्ट्र के क्षेत्र में एलोरा की गुफाएं या एक प्रकार से बोले एलिफेंटा की गुफाएं इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही होता है। कहां पे होता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और ये भी बोला गया जो प्रमाण प्राप्त होते हैं पुरातत्वविदों को या जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं ये साक्ष्य यार प्राप्त हो जाते हैं उनको इतिहासकारों जो पुरातत्वविदों हैं उनको ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि जो भी हमारी एलोरा की गुफाएं हैं वो एक मंजिला या एक मंजिल से ऊपर यानी एक फ्लोर या दो या तीन मंजिल से अधिक की भी हमको वहां पे एलोरा की गुफाओं में साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि एलोरा की जो गुफा है वो कहीं कहीं पे एक मंजिला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कहीं कहीं पे 2 मंजिला और कहीं कहीं पे 3 मंजिला गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये सबसे अच्छा उदाहरण राष्ट्रकूटों के संदर्भ में हो सकता है। और ये जो हमारी एलोरा की गुफाएं हैं इन एलोरा की गुफाओं में हमको 34 गुफाएं मिलती हैं। हमको ये भी याद रखना है यानी एलोरा की गुफाओं में 34 गुफाएं हमको प्राप्त होती हैं। एलोरा की गुफाओं में हमको 34 गुफाएं प्राप्त होती हैं। ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, कहां पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है जो कि जो भी अभी हम लोगों ने धर्म पढ़े उनमें सबसे अच्छा उदाहरण हमको ये हो सकता है कि इसमें 3 प्रकार के या 3 धर्मों का साक्ष्य एक ही गुफा में मिल जाता है। ठीक है, जिसमें से 1 से लेकर के 12 के मध्य में जो हमको गुफाएं प्राप्त होती हैं ये बौद्ध धर्म की गुफाएं प्राप्त होती हैं, इसको हमने याद रखना है। एंड 13 से लेकर के 29 के मध्य में 13 से 29 के मध्य में ये हिंदू धर्म से यानी हिंदू धर्म से संबंधित जो भी हमारी गुफाएं प्राप्त होती हैं एलोरा की गुफाओं में वो 13 से 29 के मध्य में प्राप्त होती हैं। एंड इसी के पश्चात में 30 से लेकर के 34 के मध्य की जो गुफा प्राप्त होती है वो जैन धर्म से संबंधित हमारी गुफाएं क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। तो इसको भी हमने याद रखना है। और ये इतना बेहतरीन उदाहरण है राष्ट्रकूटों के संदर्भ में या उनके निर्माण के संदर्भ में
कि ये यार उनके समय में कई ऐसे धर्म थे समाज में जो उभर करके आते हैं और उन्होंने बाकायदा उनको प्रोत्साहन भी किया और प्रोत्साहन के साथ साथ में उनकी कला एवं संस्कृति को भी समृद्ध रूप देने का प्रयास किया। ठीक है, और इन्हीं के संदर्भ में सबसे अधिक जो मूर्तियां पाई जाती हैं या सबसे अधिक जो गुफाएं प्राप्त हुई पुरातत्वविदों को, वो हमारी हिंदू धर्म की क्या होती हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड गुफाएं ज्यादा प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में यह भी बोला गया कि एलोरा की जो गुफा है इसको सर्वप्रथम खोजने का जो श्रेय जाता है, सर्वप्रथम खोजने का श्रेय यानी सर्वप्रथम खोजने का जो श्रेय जाता है किसको, यानी एलोरा की गुफाओं को जो सर्वप्रथम व्यक्ति खोजता है वो कौन था, तो वह एक फ्रांसीसी यात्री था, यानी फ्रांस का एक हमारा यात्री था जिसको हम लोग थोवियन के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। ये थोवियन नाम का व्यक्ति इंडिया में आता है जो कि एक प्रकार से यात्रा करने के लिए ही आता है, घूमने फिरने के लिए आता है। तो वो राष्ट्रकूटों के साम्राज्य में जब पहुंचता है तो यही यार एक प्रकार से बोले तो यही सर्वप्रथम खोजता है कि प्राचीन इतिहास के अंतर्गत या प्राचीन समय में जो भी हमारा ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है यहाँ पे एलोरा की गुफाएं हम लोगों को प्राप्त होती है। ये फ्रांसीसी यात्री होता है जिसका नाम हमारा थोवियन होता है। इसको भी हमने याद रखना है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ राष्ट्रकूटों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें जो कि यार दक्षिण भारत के इतिहास में, अपने आप के इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण मायनों के साथ में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में उत्थानित होती हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में ये राष्ट्रकूटों का पतन कैसे होता है, तो राष्ट्रकूटों का पतन जो भी हमारा होता है वो कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा होता है। ठीक है, इसी क्षेत्र में धीरे धीरे इन्हीं के साम्राज्य में एक व्यक्ति होता है जो कि यार इनकी क्या कर देता है, हत्या वगैरह कर देता है और यहीं से क्या होता है कि कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना होती है। तो उसको भी यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। वो भी फाइनली यही महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही उभरता है, कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे साइड में देखते हैं। इसी में कल्याणी के चालुक्यों के संदर्भ में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कल्याणी के चालुक्यों के संदर्भ में कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के जो चालुक्य हैं यार हम लोगों ने देखा था कि 3 चालुक्यों का अध्ययन करना है। चालुक्य एक ही थे, केवल नाम उनका अलग अलग दिया गया। वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य एंड तत्पश्चात आते हैं कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, ये क्या होता है कि ये कल्याणी के जो चालुक्य होते हैं इनका एक प्रमुख शासक होता है जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। यही एक ऐसा विक्रमादित्य नहीं, एक प्रकार से बोले तैलप द्वितीय, तैलप द्वितीय करके जानते हैं। ये तैलप द्वितीय एक ऐसा व्यक्ति था या ऐसा शासक था जिसने राष्ट्रकूटों को पराजित किया या इनके साम्राज्य में जाकर के राष्ट्रकूटों को परास्त करता है। जो भी उसका अंतिम शासक था कृष्णा तृतीय, ये कृष्णा तृतीय को परास्त करता है और इसी के पश्चात में ये कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना इसी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में हो जाती है राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात में। ठीक है, तो कल्याणी के जो भी हमारे चालुक्य हैं इनके संस्थापक थे हमारे कौन, संस्थापक थे हमारे कौन, तो ये संस्थापक तैलप द्वितीय, इसको भी हमने याद रखना है। तैलप द्वितीय के द्वारा ये हमारे कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना होती है। और इतना ही नहीं, ये कल्याणी का जो भी चालुक्य थे तैलप द्वितीय, यह एक प्रमुख शासक के तौर पे चालुक्यों में देखे गए। और इन्हीं के संदर्भ में यह भी बोला गया कि इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई वो मान्य खेत ही रखी, मान्य खेत ही रखी,
जो कि राष्ट्रकूटों की भी राजधानी क्या थी, मान्यखेत ही थी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। लेकिन बाद में ये हमारी मान्यखेत क्या होता है कि तैलप द्वितीय जो है ये अपनी राजधानी को एक्सचेंज करते हैं बाद में और रखते हैं कल्याणी। कल्याणी को बाद में ये अपनी राजधानी के तौर पे बनाते हैं। ठीक है, तो दोनों राजधानियां हमको याद रखनी है, चाहे वो मान्यखेत हो या कल्याणी हो। अगर ऑप्शन में हमको मान्यखेत देता है और ये पूछता है कि कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, मान्यखेत है तो मान्यखेत पे ऑप्शन करेंगे, एंड मान्यखेत नहीं है केवल और केवल कल्याणी है तो फिर उसमें टिक करेंगे। ठीक है, इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में इसका जो सबसे प्रमुख शासक होता है कौन होता है, उसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है। कल्याणी के चालुक्यों में सबसे प्रमुख हमारा सबसे प्रमुख शासक जो था कल्याणी के चालुक्यों में कल्याणी के चालुक्यों में वो कौन था, तो उसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। ये विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं और ये वही विक्रमादित्य है कि जिसके शासनकाल में या जिसके साम्राज्य में हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ की रचना होती है। वो हिंदू ग्रंथ कौन सा था, तो उसको हम लोग यार एक नाम देते हैं जिसको हम लोग मिताक्षरा के नाम से जानते हैं। इसको भी हमने याद रखना है कि इन्हीं के समय में यानी कल्याणी के चालुक्य जो थे ये विक्रमादित्य के समय में ही क्या होता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिंदू ग्रंथ की रचना होती है। हिंदू ग्रंथ की रचना होती है जिसको हम लोग मिताक्षरा बोलते हैं, मिताक्षरा के नाम से जानते हैं। एक प्रकार का हिंदू ग्रंथ था और इस मिताक्षरा के जो लेखक हैं या जो रचनाकार हैं या एक प्रकार से बोले इसके जो विधिवेत्ता हैं वो कौन है, तो वो है हमारे विज्ञानेश्वर करके एक व्यक्ति था। इन्हीं के साम्राज्य में इसी के द्वारा विज्ञानेश्वर इसी के द्वारा क्या होता है, इस मिताक्षरा नाम के हिंदू ग्रंथ की क्या होती है, रचना होती है, जो कि विक्रमादित्य के साम्राज्य में रहता था। और विक्रमादित्य कौन था, तो ये कल्याणी के चालुक्यों में सबसे प्रमुख शासक के तौर पे देखा गया। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कुछ राष्ट्रकूटों के संदर्भ में, कल्याणी के चालुक्यों के संदर्भ में। एंड इन्हीं के पतन के पश्चात में यानी जब कल्याणी के चालुक्यों का पतन होता है तो इसी क्षेत्र में यानी दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक हमारा नया राजवंश और आता है जिसको हम लोग चोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करते हैं चोल वंश के संदर्भ में। देखते हैं इसी में चोल वंश के संदर्भ में चोल वंश के संदर्भ में इसमें यार मैपिंग आप लोग देख लीजिएगा, इससे पहले की क्लास में मैपिंग कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो इनका जो भी साम्राज्य क्षेत्र था, सर्वप्रथम जो भी हमारे वंश आते हैं उनको यार मैप में देखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम देते हैं
उसमें हम लिखेंगे नहीं, केवल और केवल मैपिंग कर देंगे, तो वहां से पॉइंट हमारा हो जाता है, पॉइंट काफी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, इसमें यार देखते हैं चोल वंश के संदर्भ में। चोल वंश में इससे पहले की क्लास में भी हम चोल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वो जो हमारे चोल थे वो यार कौन थे, तो वो 6ठी शताब्दी की बात हम लोगों ने की थी, जो कि 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के मध्य में वो हम साम्राज्य हमारा उभरा था। लेकिन उस समय मैंने ये भी बोला था कि जो हम चोल के बारे में पढ़ रहे हैं यार, इसको हम आगे चल के फिर से अध्ययन करेंगे, तो ये 500 से लेकर के 1200 के मध्य में ये वंश हमारे उभरते हैं। और अगर एग्जैक्ट बात करूं तो ये 8वीं शताब्दी की बात हम कर रहे हैं, जब ये चोल वंश हमारा उभरता है दक्षिण भारत में। ठीक है, और ये जो चोल वंश है ये किसके नेतृत्व में उभरता है, या इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? इसके जो संस्थापक थे वो विजयालय थे, विजयालय नाम का व्यक्ति। और वो जो मतलब एक प्रकार से बोले विजयालय, विजयालय के नेतृत्व में। और इससे पहले जो हम लोगों ने चोल साम्राज्य पढ़ा था वो हमारे उसके जो संस्थापक थे, मैं एक बार याद दिला दूं कि वो जो चोल वंश था उसका जो या उस साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हमारे कौन, तो वो एक करिकल नाम का शासक था, उसके नेतृत्व में वो हमारा चोल वंश स्थापित होता है। लेकिन फिर भी वो भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही स्थापित होता है, और ये भी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में स्थापित होता है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि वो तमिलनाडु के ऊपरी छोर में केवल विस्तरित था, और ये पूरा का पूरा तमिलनाडु में विस्तरित हो जाता है लास्ट में चल के। ठीक है, तो ये कुछ हमारी मतलब पॉइंट्स हैं जिसकी कंपैरिजन हम कर सकते हैं इस 8वीं शताब्दी के चोल से और 6ठी शताब्दी के चोल से। ठीक है, और इसी के पश्चात में अगर और बोलना चाहें तो इनकी जो राजधानी होती है ये तंजौर होती है, यानी विजयालय के द्वारा जो हमारे चोल वंश की राजधानी बनाई गई वो तंजौर बनाई गई, तंजौर या तंजावुर बोल सकते हैं, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में हमारा पड़ता है। और इससे पहले वाला जो चोल आता है वो जो हमारे चोल थे उनकी जो राजधानी थी वो हमारी एक प्रकार से बोले पुहार नाम की एक राजधानी थी, पुहार, जिसको बाद में चल करके उसका नाम चेंज किया गया और उसको कावेरी पट्टनम नाम दिया गया, जो कि चोल वंश की प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के तौर पे क्या था, प्रचलित था। ठीक है, तो ये उन चोलों की बात थी। लेकिन यहाँ के जो चोल है उनकी राजधानी ये तंजौर, तंजावुर, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में हमारा क्या है, विस्तरित है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इन्हीं के संदर्भ में ये जो चोल वंश होते हैं इनमें या इस संबंध में भी हमारे कई ऐसे प्रमुख शासक होते हैं जो चोल वंश के साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत सत्ता स्थापित करने में मदद करते हैं। देखते हैं ऐसे कौन कौन से प्रमुख शासक थे जिन्होंने चोल वंश को बड़े ही बेहतरीन तरीके से संभाला भी और मजबूत रूप प्रदान किया। तो उनमें से कुछ हमारे जो प्रमुख शासक हैं उनको देखते हैं। कुछ जो हमारे प्रमुख शासक के तौर पे जो हमारे चोल वंश की सत्ता को संभालते हैं या मजबूती प्रदान करते हैं, उन शासकों में हमारा सबसे पहले नाम आता है राज प्रथम का। राज प्रथम का नाम हम लोगों ने सुना होगा। एंड इसी में हम लोग बात करेंगे राजेंद्र प्रथम की, राजेंद्र प्रथम की भी बात करेंगे। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में यार हमारे कई ऐसे शासक आते हैं जिनका अध्ययन हम बाकायदा कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर इन चोलों के संदर्भ में और बेहतरीन कमांड बनानी है आप लोगों को, तो यार एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि क्लास 7th की हिस्ट्री पढ़ना, दूसरा या तीसरा चैप्टर है हमारा, उसमें चोलों के संदर्भ में बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक बेसिक समझ कैसी विकसित करनी है,
इस साम्राज्य के बारे में अपनी एक बेसिक समझ कैसे हम विकसित कर सकते हैं इस साम्राज्य के अंतर्गत, वो क्लास 7th की हिस्ट्री में बड़े ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो उसका अध्ययन एक बार आप लोग कर सकते हैं। बाकी जो भी है सारा सिस्टम वो यहाँ पे तो है ही। देखते हैं इसी में ये जो राजराज प्रथम है, सर्वप्रथम इनकी बात करते हैं। राजराज प्रथम जो है इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जो कि तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ही था, जिसको हम लोग राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का शैव मंदिर था। किस प्रकार का? यह एक प्रकार का शैव मंदिर था, या एक प्रकार से बोले तो शिव मंदिर था। शिव मंदिर था। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि शिव मंदिर या तमिलनाडु में राजराजेश्वर मंदिर या शिव मंदिर या शैव मंदिर, इसका निर्माण किस शासक के शासनकाल में होता है? तो वो होता है राजराज प्रथम के शासनकाल में, जो कि चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पे जाना जाता है। और इतना ही नहीं, इनको इतिहासकारों ने इस कारणवश महत्वता दी कि चोल वंश में इस कारणवश ये महत्वपूर्ण होते हैं राजराज प्रथम, क्योंकि ये आगे चल के हमारे श्रीलंका पे अटैक करते हैं। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था चोलों के संदर्भ में कि वो भी क्या करते हैं, उनका सैनिक महत्व ज्यादा था, तो वो भी श्रीलंका पे अटैक करते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा भी श्रीलंका पे क्या किया गया? आक्रमण किया गया। और इन्होंने महीन पंचम नाम का उस समय श्रीलंका में शासक था, जो कि अपने साम्राज्य को संभाल रहा था, तो उसको ये वहां से भागने पे मजबूर कर देते हैं और उसको पराजित कर देते हैं, जिससे वो अपने साम्राज्य को छोड़ करके किसी बाहरी क्षेत्र में भाग जाता है। तो राजराज प्रथम जो थे वो क्या करते हैं, श्रीलंका पे अधिक दिनों तक या बहुत ज्यादा समय तक श्रीलंका पे अपना आधिपत्य जमा करके रखते हैं। इस कारणवश ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में बात करें राजेंद्र प्रथम की, तो ये तो यार काफी महत्वपूर्ण थे चोल साम्राज्य में। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने सत्ता को विस्तरित भी किया, अपने साम्राज्य का विस्तरीकरण भी किया, एंड विस्तरीकरण के पश्चात में इन्होंने अपने साम्राज्य को एक मजबूत स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। पूरे के पूरे चोल वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासकों की अगर मैं बात करूं तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इस कारणवश इतिहासकारों ने इनके बारे में इस चैप्टर में कुछ ज्यादा ही बखान किया है। ठीक है, राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में। एंड यार इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये जब सत्ता में आते हैं तो ये पाल वंश आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो उन पाल शासकों में एक हमारा महत्वपूर्ण शासक था जिसको हम लोग महिपाल के नाम से जानते हैं। तो जब ये सत्ता में आते हैं तो महिपाल को पराजित करते हैं। ये महिपाल कौन था? तो ये महिपाल हमारे बंगाल में एक क्षेत्र या शासक पड़ता है, एक क्षेत्र पड़ता है बंगाल में। उसी बंगाल का एक पाल वंश का शासक था महिपाल, जिसका आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, तो ये जब सत्ता में आते हैं राजेंद्र प्रथम, तो ये महिपाल को पराजित करते हैं, और महिपाल को पराजित करने के पश्चात में पूरे के पूरे ये बंगाल वाले क्षेत्र पे भी अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। ठीक है, और बंगाल वाले क्षेत्र से हम लोगों ने यार जियोग्राफी का अध्ययन किया होगा, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारी गंगा नदी है बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है गंगा नदी, तो ये कहां से जाकर के गिरती है? ये बंगाल होते हुए ही जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये राजेंद्र प्रथम इस पूरे गंगा वाले क्षेत्र को क्या करता है, अपने साम्राज्य में मिला लेता है या अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है इस गंगा वाले क्षेत्र को। और जिस कारणवश जब ये उस महिपाल के साम्राज्य को जीतता है तो एक उपाधि धारण करता है, यानी एक उपाधि धारण करता है जिसको हम लोग गंगेकोंड चोल की उपाधि देते हैं। किसकी उपाधि? गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि देते हैं। गंगेकोंड या गोंड
चोल की उपाधि देते हैं। ये उपाधि कब उसको दी गई? जब उसने महिपाल को क्या किया? पराजित किया। यानी पाल वंश का शासक था महिपाल। महिपाल को पराजित करने के पश्चात में उसको ये उपाधि दी गई थी। ठीक है। और गंगेकोंड का मतलब ही है यार कि गंगा वाले क्षेत्र को जीत करके तभी इसको ये उपाधि क्या होती है? प्राप्त होती है। एंड इसी के पश्चात में इस नाम से ये इसी गंगा वाले क्षेत्र में जब शासक बनता है या अपने साम्राज्य में मिलाता है तो एक शहर भी बसाता है जिसको गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से जानते हैं। तो ये एक नया शहर भी इस साम्राज्य में बसाता है। और इतना ही नहीं, ये इसी शहर में एक राजधानी बनाता है जिसको गंगेकोंड के नाम से ही जानते हैं। तो ये जैसे ही एक नई राजधानी बनाता है, इस राजधानी में ये एक तालाब का निर्माण भी करवाता है जिसको हम लोग तालाब का नाम भी याद रखेंगे, चोल गंगम के नाम से जानते हैं। इस तालाब का निर्माण कहां पे करवाता है? तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी गंगेकोंड चोलपुरम को, ये एक प्रकार से क्या करता है? इसी को अपनी राजधानी भी बनाता है। और राजधानी बनाने के पश्चात में इसी राजधानी के अंतर्गत वह एक तालाब का निर्माण भी करवाता है। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है इस चोल वंश के संदर्भ में, राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में। एंड यार इसी का जो अंतिम शासक था वो हमारा राजेंद्र तृतीय था। ये हम लोग जान चुके हैं कि जो इसमें अंतिम शासक था वो राजेंद्र तृतीय था। ठीक है। तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में थोड़ी सी बात और ये करते हैं कि चोल वंश के संदर्भ में जो भी हमारी कला एवं संस्कृति का विकास था वो कैसा था। तो चोलों के संदर्भ में जो भी हमारी कलाएं थी वो कलाएं यार कुछ इस प्रकार थी कि वो भी कई सारे धर्मों को प्रोत्साहन करते थे। जिसमें से कलाओं की बात करें तो इनके समय में नटराज की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यानी पुरातत्वविदों को नटराज की मूर्ति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो कि उन्होंने ये बोला कि ये चोल वंश से क्या है? संबंधित है। ठीक है। और नटराज की मूर्ति से तात्पर्य क्या है कि अर्थात भगवान शिव की जो मूर्ति है वो नृत्य करती हुई पाई गई है। ठीक है। इस कारणवश इसको नटराज की मूर्ति की संज्ञा भी इतिहासकार देते हैं। और सर्वप्रथम नटराज की मूर्ति जो प्राप्त होती है वो चोल शासकों से ही प्राप्त होती है या चोल वंश से ही प्राप्त होती है। ठीक है। और ये जो नटराज की मूर्ति बनाई गई थी ये कांसे की बनाई गई थी। किसकी बनाई गई थी? यानी इसका जो निर्माण किया गया था वो कांसे से किया गया था। एक प्रकार का धातु होता है जो कि कांसे से निर्मित थी नटराज की मूर्ति। और सर्वप्रथम इसका साक्ष्य कहां से मिलता है पुरातत्वविदों को? तो वो चोल वंश से ही मिलता है। ठीक है। और कांसे से निर्मित नटराज की मूर्ति का साक्ष्य वो भी चोल वंश से ही प्राप्त होता है। एंड इन्हीं के संदर्भ में एक तथ्य और याद रखेंगे कि चोल शासकों के शासन काल में ही एक हमारा प्रशासन देखने के लिए मिलता था जिसको हम लोग स्थानीय प्रशासन के नाम से जानते हैं। अगर हम लोगों ने पॉलिटी का अध्ययन किया होगा तो स्थानीय स्वशासन से हम रूबरू होंगे। स्थानीय स्वशासन क्या होता है कि ये मतलब प्रशासन की एक सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम लोग स्थानीय स्वशासन के नाम से जानते हैं। या एक प्रकार से बोले तो राजनीतिक स्तर पे या प्रशासन की जो सबसे निचला स्तर होता है वो स्थानीय प्रशासन ही होता है। ठीक है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि इसमें ये जो हमारी स्थानीय प्रशासन की प्रक्रिया है ये सर्वप्रथम कहां से विकसित होती है या मजबूत रूप लेना कहां से प्रारंभ होता है? तो वो चोल वंश से ही प्रारंभ होता है। यहां से स्थानीय प्रशासन का आकार और समृद्ध और मजबूत हो जाता है। ठीक है। और इस स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत दो प्रकार की हमारी समितियां बनाई जाती थी चोल वंश के अंतर्गत में।
एक को हम लोग उर नाम देते हैं, एक को सभा नाम देते हैं। ठीक है, ये जो उर होती थी ये हमारी सिंपल साधारण यानी साधारण साधारण व्यक्तियों की साधारण व्यक्तियों का क्या होता था, समूह होता था, जो कि गांव में रहने वाले व्यक्ति होते थे, सिंपल साधारण व्यक्ति, ये उनका समूह होता था। उन्हीं को हम लोग या इतिहासकारों ने संज्ञा दी है उर की। ठीक है, और ये जो सभा होती थी ये वरिष्ठ, एक प्रकार से बोले तो वरिष्ठ ब्राह्मणों की या एक प्रकार से बोले तो जो भी बड़े बड़े व्यक्ति होते थे या जो भी हमारे एक प्रकार से बोले कि ऊंच कास्ट के या इसी तरीके की संज्ञा दे सकते हैं कि जो भी हमारे वरिष्ठ व्यक्ति होते थे, ब्राह्मण हो गया या इस प्रकार के जो भी हमारे जाति वर्ग का समूह आता था, उनको हम लोग सभा के अंतर्गत रखते थे। ठीक है, और ये जो हमारे उर होते थे इन्हीं के माध्यम से हमारे आम जनमानस के लिए कार्य करवाए जाते थे या जो भी हमारे सार्वजनिक कार्य हैं वो उर के माध्यम से ही होते थे। वरिष्ठ जो भी हमारे ब्राह्मण गण होते थे या वरिष्ठ व्यक्ति होते थे वो इन सारे कार्यों को नहीं करते थे, जैसे नालियों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना या इस प्रकार से समाज में जो भी कार्य होते थे, तालाबों का निर्माण करना, इस प्रकार के जो भी सारे कार्य होते थे वो यार उर के माध्यम से किए जाते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से यही हम लोग संज्ञा दे सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन एक ऐसा प्रशासन होता है जो कि सिंपल साधारण व्यक्तियों के द्वारा यहाँ के कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग स्थानीय प्रशासन के नाम से जानते हैं, जो कि प्रशासन की सबसे निचली इकाई होती है। ठीक है, पॉलिटी का अध्ययन करेंगे तो बड़े बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और इसी के संदर्भ में और बात करें तो यहाँ की चोल वंश का जो भी हमारे प्रशासन होता है, ये चोल वंश के प्रशासन के संदर्भ में अगर बात करना चाहें या अगर आप लोगों को और अधिक अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है चोल वंश के प्रशासन के संदर्भ में, तो कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। जैसे या जिस प्रकार की व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य काल की, गुप्त काल की या वर्धन वंश की थी, जस्ट उसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है। केवल नाम चेंज हो जाता है। नाम क्या चेंज होता है कि नाम जैसे ये चेंज हो जाता है कि वहां पे जो साम्राज्य होता था उनको हम लोग विषय में, मुक्ति में या इस तरह डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे भी केवल नाम चेंज होता है। जैसे पहले केवल साम्राज्य होता था, साम्राज्य को अगर और इसका छोटा रूप देना चाहें तो इसको हम लोग मंडलम के नाम से जानते हैं, और छोटा रूप देना चाहें कोट्टम के नाम से जानते हैं। मंडलम, कोट्टम एंड इसी के पश्चात में एक हमारा और आता है, इसको और छोटा रूप देना चाहें नाडु, और नाडु का और छोटा रूप यानी सबसे निचला इकाई कुर्रम के नाम से भी जाना जाता था। तो ये एक प्रकार की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था थी चोल साम्राज्य की। तो ज्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी सारा सिस्टम है केवल नाम में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मंडलम साम्राज्य के बाद में मंडलम, मंडलम के पश्चात में कोट्टम, कोट्टम को बांटा गया नाडु में, नाडु को बांटा गया कुर्रम में, जो कि सबसे निचली इकाई होती थी। बाकी कार्य सारा सबका वही होता था। जैसे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य के साथ साथ में हर्षवर्धन वंश की एंड गुप्त साम्राज्य की, या इस तरीके के जितने भी साम्राज्यों का अध्ययन हम लोगों ने किया या उनके प्रशासनिक व्यवस्था का जितना अध्ययन किया, सेम उसी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने संगम वंश का अध्ययन किया। संगम वंश के पश्चात में हम लोगों ने इधर आकर के फिर से बात की 500 से लेकर के 1200 के ईस्वी के मध्य में। इसमें हम लोगों ने बात की राष्ट्रकूटों के संदर्भ में, राष्ट्रकूटों के साथ साथ वातापी के चालुक्य, वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, चोल वंश, चालुक्यों की बात की। तो इस तरीके हम लोगों ने पूरे के पूरे दक्षिण भारत के इतिहास को मैनेज कर दिया। ठीक है, फिर भी अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी में या इसी एंशिएंट हिस्ट्री की श्रृंखला में, एक हमारा चैप्टर और अध्ययन करेंगे, उसके पश्चात में ये हमारा पूर्णतः क्या होता है, समाप्त होता है। केवल और केवल हमने रिवीजन करना है बस, ठीक है। मिलेंगे इसी के नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए